नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शेटशील शाला परिवार के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, उसका पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 5 में हमने देखा था कि लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, तो नर में नरजन्य बनेगा, मादा में मादाजन्य मिलेगा। दोनों के बीच में क्या होगा, तो दोनों जुड़ेंगे, युग्मन होगा जिसे हम निषेचन कहते थे, और निषेचन के बाद उसमें से फलितांड बनेगा और उसमें से एक नई संतति बनेगी। तो ये पूरी लैंगिक जनन की जो घटना है उसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन सा, तो उसमें मुख्य रूप से लेंगे निषेचन, यानी कि नर और मादा दोनों के जुड़ने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहेंगे, निषेचन। इसके पहले जो भी होता है उसे हम कहेंगे निषेचन पूर्व, उसे हम कहेंगे निषेचन पूर्व, और इसके बाद जो भी होता है उसे हम कहेंगे निषेचन पश्चात। तो इस तरह से 3 अवस्था हो गई, निषेचन पूर्व की अवस्था, निषेचन की अवस्था और निषेचन पश्चात की अवस्था। अब निषेचन पूर्व के अंदर क्या होगा, तो हमने बात की थी जैसे कि नर में नर जन्यु बनेगा, मादा में मादा जन्यु बनेगा। तो ये जन्यु के निर्माण की प्रक्रिया, यानी इसका भाग नंबर 1 जिसे हम कहते हैं युग्मक जनन, जिसे हम कहते हैं युग्मक जनन। अब नर में नर जन्यु बन गया, मादा में मादा जन्यु बन गया, उसके बाद हमें पता है क्या करना है, निषेचन। निषेचन यानी दोनों जन्यु को मिलाना है। अब मिलाना है तो दोनों को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। तो इस निषेचन पूर्व का जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं युग्मक जो है उसका स्थानांतरण। युग्मक जो है उसका स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारे निषेचन पूर्व के अंदर 2 भाग हो गए, एक युग्मक का जनन और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। फिर क्या आएगा, तो भाई निषेचन की प्रक्रिया आएगी। निषेचन के बाद क्या होगा, तो निषेचन के अंदर क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आए, एक ये और एक ये, दोनों पास में आ गए। फिर दोनों जो जुड़ते हैं और उसमें से जो युग्मनज बनता है वो हमारी प्रक्रिया नंबर 1 हो गई, जिसे हम कहेंगे युग्मनज का निर्माण, जिसे हम कहेंगे युग्मनज का निर्माण। और उसके बाद क्या होगा, तो वो जो युग्मनज बना उस युग्मनज में से धीरे धीरे जो संतति बनती है, उस जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भवन, उसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भवन। इस तरह से जो पूरी हमारी प्रक्रिया है, तो हमारी निषेचन पूर्व की घटना को हमने 2 भागों में बांट लिया। फिर क्या आ गया, निषेचन आ गया, और निषेचन पश्चात की घटनाओं को भी हम क्या कर रहे हैं, तो 2 भागों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक एक करके हम क्या करेंगे, फिर सभी अवस्थाओं को जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व में सबसे पहले हमने क्या देखा, तो युग्मक का जन्म। अब हमको पता है कि निषेचन की यानी लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, तो जो भी सजीव है चाहे वो नर हो या मादा हो, उस नर या मादा के अंदर क्या होगा, तो भाई युग्मक का निर्माण होगा। ये जो सजीव है वो एन टाइप का यानी एककीय भी हो सकता है, अथवा तो 2 एन टाइप का द्विकीय भी हो सकता है। लेकिन इसमें से बनने वाला जो युग्मक है वो हमेशा एन टाइप का यानी एककीय ही रहेगा। अब चाहे सजीव के एककीय हो या द्विकीय हो, उसमें जो युग्मक बन रहा है, ठीक है, युग्मक जो है वो नर के अंदर हमने बात की थी क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा। मादा के अंदर हमने बात की थी क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। कुछ ऐसे सजीव है खास करके शैवाल वगैरह जिसके अंदर ये नर युग्मक और मादा युग्मक वो दोनों के दोनों एकदम समान होते हैं, यानी कि नर कौन सा मादा कौन सा हम दोनों को अलग अलग बता सकते नहीं है। और ऐसे जो युग्मक हैं उसे हम कहते हैं समयुग्मक, उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मक कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन उसके अलावा फंजाई वगैरह में उसके आगे के जो सजीव उसके अंदर हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, नर युग्मक जो है वो अलग होगा और मादा युग्मक जो है वो अलग होगा। इस तरह जब नर और मादा दोनों अगर कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसे हम कहते हैं विषम युग्मक, उसे हम कहते हैं विषम युग्मक कहते हैं। विषम युग्मक में क्या होगा, तो उसका जो नर युग्मक वाला भाग है सामान्य तौर पर हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कुमणु, ठीक है, अथवा तो सिंपल भाषा में हम जो है उसे शुक्राणु के नाम से जो है वो जानते हैं। जबकि उसका जो मादा युग्मक वाला भाग होता है उस मादा युग्मक वाले भाग को जो है क्या कहेंगे, अंड, ठीक है, मादा युग्मक वाला भाग जो है उसे जो है वो अंड अथवा तो उसे जो है वो किसके नाम से, डिंब के नाम से जाना जाता है। यानी कि सम बीजाणु के अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर नर और मादा युग्मक दोनों एक समान होंगे, जबकि विषम बीजाणु के अंदर क्या होगा, नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग होंगे। नर युग्मक वाला भाग सामान्य तौर पर शुक्राणु के नाम से जाना जाता है और मादा युग्मक वाले भाग को हम अंड अथवा तो डिंब कहते हैं।
अब ये जो है वो नर और मादा युग्मक जो उत्पन्न करने वाले जो सजीव हैं, उन सजीवों के अंदर अगर हम बात करें तो हमने बोला नर और मादा सजीव, तो ये जो सजीव है वो हमेशा दो अलग अलग हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, कुछ ऐसे पादप हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसके अंदर क्या होगा, तो नर और मादा दोनों के जो लक्षण है, दोनों के जो लक्षण है वो एक ही सजीव में पाए जाएंगे। दोनों के जो लक्षण है वो क्या होंगे, एक ही सजीव के अंदर पाए जाएंगे। और जब नर और मादा दोनों के लक्षण एक ही सजीव में पाए जाए तो उसे हम कहते हैं उभयलिंगी, अथवा तो उसी के लिए शब्द उपयोग में किया गया है द्विलिंगी। उसके लिए जो है शब्द का उपयोग होता है उभयलिंगाश्रयी कहो, द्विलिंगी कहो, अथवा तो उसके लिए जो है क्या है समथैलेसी। ठीक है, क्या समथैलेसी जैसे शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब एक ही सजीव में दोनों के लक्षण है, नर का भी लक्षण है और मादा का भी लक्षण है, तो ऐसे जो सजीव है उसे हम क्या कहेंगे, तो द्विलिंगाश्रयी कहो, उभयलिंगाश्रयी कहो, समथैलेसी कहो। लेकिन कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिसके अंदर क्या होगा, किसी एक ही चीज का लक्षण होगा, यानी या तो नर के लक्षण होंगे और या तो मादा के लक्षण होंगे, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे। जब नर और मादा दोनों अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं विषमथैलेसी, अथवा तो एक लिंगाश्रयी, अथवा तो क्या कहेंगे हम उसे एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी के अंदर क्या होगा, तो एक लिंगाश्रयी के अंदर अगर हम पुष्पीय पादपों में बात करें तो सिंपल सी चीज है कि भाई एक जो है वो उसके अंदर नर के लक्षण होंगे और दूसरे के अंदर जो है वो मादा के लक्षण होंगे। पुष्पीय वनस्पति में ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर के लक्षण होते हैं उसके अंदर पुंकेसर पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पराग कणों का जो है वो निर्माण होगा। और ऐसे पुष्प, ठीक है, जो क्या है तो मादा के लक्षण रखते हो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर जो है वो स्त्री केसर पाया जाएगा। उसके अंदर क्या पाया जाएगा, स्त्री केसर पाया जाएगा। उसके अंदर जो है क्या होगा, तो उसके अंदर जो है वो अंडा से जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो सजीव है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, तो भाई विषमथैलेसी अथवा तो एक लिंगाश्रयी हो गया, पुष्पीय पादप हो गया, जिसके अंदर क्या होगा, तो जिसके अंदर जो है वो नर पुष्प में यानी कि पुंकेसर पाया जाएगा और मादा के अंदर स्त्री केसर पाया जाएगा। इसी तरह की चीज प्राणियों में भी होगी। कुछ ऐसे प्राणी है जिसके अंदर क्या होगा, एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों के लक्षण है। एक ही सजीव में जब क्या होगा, तो नर और मादा दोनों होंगे। ठीक है, दोनों जब देखने को मिलेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, उभयलिंगी, द्विलिंगी या समथैलेसी। ठीक है, और जब दोनों अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। तो उभयलिंगी प्राणियों के अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, जैसे हमारा केचुआ है, जोंक है, स्पंज है, टैपवॉर्म है, ये सारे जो सजीव कैसे हैं, तो वो उभयलिंगी प्राणी हैं। और जबकि क्या है, एक लिंगी के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा तिलचट्टा है, बाकी हम देख रहे हैं मनुष्य वगैरह है, तो ये सारे क्या है, जहां पर नर और मादा दोनों कैसे हो, अलग अलग हो, तो वो हमारा क्या हो गया, तो वो जो है एक लिंगी हो गया। और जहां पर एक ही सजीव में दोनों के दोनों लक्षण पाए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। अब सजीव चाहे एक लिंगी हो चाहे द्विलिंगी हो, हमने बात की कि उसके अंदर क्या होगा, तो वो या तो एककीय होगा या द्विकीय होगा, चाहे एक ही सजीव में हो या फिर अलग अलग सजीव में हो। ठीक है, वो कैसा होगा, एक लिंगी या द्विलिंगी होगा। लेकिन युग्मक जो बन रहा है वो हमेशा कैसा होता है, एन टाइप का होता है, यानी एककीय होता है। सजीव चाहे एककीय हो या द्विकीय हो, युग्मक हमेशा कैसा है, एककीय। तो भाई ये कैसे उत्पन्न होगा, तो अगर सजीव कैसा है, एककीय प्रकार का है, अगर सजीव कैसा है, एककीय प्रकार का है, तो उसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन से क्या होगा, तो n में से n प्रकार का युग्मक जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। चाहे वनस्पति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे उभयलिंगी हो, चाहे एक लिंगी हो, सजीव अगर एककीय प्रकार का है, अगर वो कैसा है, एककीय प्रकार का है, एन टाइप का है, तो उसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, भाई एन प्रकार का होता है, उसके अंदर विभाजन होंगे और क्या होंगे, भाई दो एन प्रकार के सजीव उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा समसूत्री विभाजन। और ये समसूत्री विभाजन क्या होगा, जब पेरेंट्स जो है वो भी कैसा है, एककीय है, और उसके अंदर जो युग्मक है वो भी कैसा उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी एककीय उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मान लो कि पेरेंट्स कैसा होगा, ट्विन टाइप का, यानी द्विकीय प्रकार का है, तो उसमें से ये एन प्रकार का एककीय कैसे उत्पन्न होगा। ये जो है वो समसूत्री विभाजन की हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर यानी कि जब ट्विन में से क्या बनना है, तो एन बनना है, तो वहां पर क्या होता है,
वहां पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन अथवा तो क्या कहते हैं हम उसे, तो अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसके अंदर हमने देखिए किसमें 11th में पढ़ा था कोशिका विभाजन में कि भाई 2 बार विभाजन होता है और कोई प्रकार की एक कोशिका में से 2 बार विभाजन होने के बाद क्या होता है, तो उसके अंदर जो है वो 4 एककीय प्रकार के जो है वो ठीक है युग्मक जो है वो उत्पन्न होते हैं। यानी कि अर्धसूत्रण के अंदर क्या होगा, तो 2n में से जो है वो n बनेगा। यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो यहाँ पर और यहाँ पर समान, जैसे अगर यहाँ पर गुणसूत्र अगर 16 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने रहेंगे, तो 16 ही रहेंगे, 16 कितने हो गए, 2 जगह। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, मान मनुष्य के अंदर हमें पता है कुल 23 जोड़ी यानी कि कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी क्या हो गया, ट्विन टाइप का 46। इसमें से जब क्या होगा, युग्मक बनेंगे तो उसके युग्मक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने रहेंगे, तो एन टाइप का एक, यानी कि 23 ही रहेंगे, यानी 12 में से क्या हो गया, एन हो। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो कोशिका है सजीव की उसके अंदर 46 होगी, जबकि उसकी लैंगिक जो कोशिका है यानी कि युग्मक है, युग्मक में कैसी हो जाएगी, तो वो आधी ही रह जाती है, यानी कि एन टाइप, 12 में से क्या हो गया, एन। इसी तरह का और अगर एग्जांपल देखो तो जैसे तितली है, तितली के अंदर कितने होते हैं, 380। इसकी बात कर रहा हूं मैं, तितली 380, उसके अंदर कितने बचेंगे, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो 190 और 190। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो हमारे बुक के अंदर टेबल के अंदर दिए हुए हैं, उसके अंदर आप लोग देखोगे तो अगर वहां पर क्या पूछा हुआ है कि सजीव कोशिका के अंदर यानी अर्धसूत्राणु में, ठीक है, तो वो जो संख्या है ये दी हुई है, और उसके बाद उसके अंदर कहां पूछा है, युग्मक में। तो याद रखना है कि जो भी ट्विन टाइप के सजीव होते हैं, जो भी ट्विन टाइप के सजीव होते हैं, उसके युग्मक के अंदर जो संख्या है वो आधी हो जाती है। इससे उल्टा मान लो कि भाई ये संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जांपल, भाई बिल्ली के अंदर जो है वो युग्मक में 19 होते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर बिल्ली के युग्मक जो है उसके अंदर कितने हैं, 19 है, तो ऊपर कितना होगा, तो डबल होंगे, 19 दूनी 38 होंगे। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करके जो है वो लिख सकते हैं, जो आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये किसकी बात हुई, तो ये हमारी बात हुई युग्मक जनन की, यानी किस तरह से सजीव के अंदर जो है वो युग्मक जो है वो बनता है। सजीव चाहे एन टाइप का हो, 2n टाइप का हो, एन टाइप का होगा तो समसूत्री विभाजन से, 2n टाइप का होगा तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन से। सजीव ठीक है उभय लिंगाश्रय ही हो, एक लिंगाश्रय हो, उसमें से युग्मक जब एक जैसे हैं तो उसे हम कहेंगे समयुग्मक, जब अलग अलग है तो विषम युग्मक। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें जो है हमें याद कर लेना है। अब हमारे पास क्या हुआ, तो हमने देखा नर में नर जन्यु बन गया, मादा में मादा जन्यु, चाहे किसी भी तरीके से बना, चाहे सम है विषम है, जो भी है बन गया। अब अगर दोनों को क्या करना है, निषेचन करना है, जुड़ना है, तो उसको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो हमारी प्रक्रिया नंबर 2, युग्मक का स्थानांतरण। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।